नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि एक टेबल के ऊपर इस तरह से एक कॉपर स्ट्रिप लगी हुई होती है एल शेप की, है ना। सपोज करिए कि ये S1 है, तो सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ये S1 एक स्ट्रिप होती है, फिर एक दूसरी स्ट्रिप ये टेबल के ऊपर बंधी हुई होती है, ये इस स्ट्रिप का नाम हो गया S2। फिर एक और एल टाइप की स्ट्रिप होती है, ये थिक कॉपर की स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, तो जो S1 S2 S3 है, तो 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स L शेप S1 एंड S2। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर्स की जगह हम ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज करी जाती है ना। तो थिक कॉपर स्ट्रिप्स इसलिए यूज की जाती है क्योंकि कॉपर की लो रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, और थिक होने से रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है इसलिए इनका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसको हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लिया है इसलिए भी इसका और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसका वो मीटर ब्रिज है। इस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। ये डिवाइस क्या करती है? दिस डिवाइस इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो एक वायर के अननोन रेजिस्टेंस को पता करते हैं। ठीक है, टेबल के ऊपर यहाँ पे एक 1 मीटर का वायर लगा हुआ होता है। ये उसके लिए इसके एंड्स हैं ए और बी वायर के, और ये जो वायर है इसी के साथ साथ टेबल के ऊपर एक स्केल होता है 1 मीटर। इसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। दिस इज मीटर स्केल, 1 मीटर का। तो दूसरी चीज इसमें होती है ए बी, है ना। ये नाइक्रोम का वायर होता है, नाइक्रोम वायर। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज में जो वायर है उसका मटेरियल क्या होता है, तो उसका मटेरियल होता है नाइक्रोम वायर। ये जो नाइक्रोम है ये मेटेलिक अलॉय होता है, मेटेलिक अलॉय। किस किस से बनता है ये? निकल, एनाइड और क्रोमियम। निकल क्रोमियम से ये नाइक्रोम वायर बनता है, दोनों मेटल्स को मिला के ये बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो अल्फा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना। तो दिस resistance does not increase, resistance does not increase with increase in temperature। ठीक है, तो इसको लैब में बच्चे यूज करते हैं काफी देर तक, और जो वायर में करंट फ्लो होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस रहे, इसलिए हम इसमें नाइक्रोम वायर को यूज करते हैं। जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स है उनके रेजिस्टेंस को हम इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि वो इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाता है। तो S1 S2 और S3 थिक कॉपर स्ट्रिप्स है, इनके रेजिस्टेंस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अननोन वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले गैप में एक अननोन वायर है, इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हमने इसके रेजिस्टेंस को x सपोज कर लिया। तो जो x है, अननोन resistance is connected, unknown resistance is connected in left gap। ठीक है, अब इसकी वर्किंग है, unknown resistance is connected in left gap। तो जो लेफ्ट गैप है उसमें एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अननोन रेजिस्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है।
ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें से हम अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो इसमें कीज लगी हुई होती है, हम कीज को निकालते हैं। 1 ओम की की निकालोगे 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, 1 और 2 की कीज निकालोगे तो 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह से इसमें नोन रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये एक नोन रेजिस्टेंस को डिनोट करता है कि ये एक नोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके एक एंड से, ये सपोज करिए कि पी एंड है और ये क्यू एंड है, ये टर्मिनल्स है इसके। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से। तो एक बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। इसके इस वाले एंड से S2 से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और उसमें एक जॉकी लगाते हैं। ये जॉकी हो गया। जॉकी एक स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है जिसको आप इस वायर के ऊपर, ये जो जॉकी है ये इस तरह की होती है, ऐसे ये सिलिंड्रिकल होती है और इसमें एक यहाँ से चपटा पार्ट होता है इसका और एक गैप बना हुआ होता है इस तरह से। इसके गैप के बीच में वायर आ जाता है, इस गैप के बीच में वायर आ जाता है। तो जो कांटेक्ट है वो टाइट होता है और आप इसको स्लाइड कर सकते हो, है ना। तो ये देखिए कि यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर हो गया, तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। तो जो मीटर वायर है, ए बी इज अ 1 मीटर वायर। और इसका हमें रेजिस्टेंस पता होता है, दिस इज ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम पर सेंटीमीटर। अभी जो आर है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 ओम पर सेंटीमीटर हो सकता है, 2 ओम पर सेंटीमीटर हो सकता है। तो इस वजह से जो एजे गैप है, ये एजे, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर एजे। तो अगर इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है ये एल है, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसको हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। आपको पता है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है और दोनों के तरफ के जो रेजिस्टेंसेस है वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो अगर ये गैप में एल लेंथ आ रही है और इधर 100 माइनस एल सेंटीमीटर लेंथ आएगी, क्योंकि ये 1 मीटर का वायर है, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हो तो एक तरफ एल सेंटीमीटर होगा तो दूसरी तरफ 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एजे का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा एल इंटू स्मॉल आर। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर ओम है, तो एल सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एल इंटू आर ओम हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है मीटर वायर का, मीटर ब्रिज वायर का, वो आर जे बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो पी और क्यू एंड्स हैं S1 और S3 के, उनसे हम एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको ढूंढते हैं कि नल डिफ्लेक्शन कब आए। तो जब नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है उसको हम बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट जो है वो एल सेंटीमीटर पे होगा। आपको नल डिफ्लेक्शन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जब डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा तो वहां पे वो नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसको नोट करिएगा। देखिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे एक रेजिस्टेंस निकाले जाता है। नाउ अ रेजिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। A resistance R is taken from the resistance box, and jockeys move on meter wire. मीटर ब्रिज का जो वायर है उसके ऊपर जॉकी को मूव किया जाता है एंड नल पॉइंट इज फाउंड। और फिर नल पॉइंट को ढूंढते हैं। से एट जे, सपोज करिए कि जे पॉइंट पे हमको नल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो जब जे पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा यानी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा, ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अब हम इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो देयरफॉर
x अपॉन r यानी कि r1 अपॉन r2, तो ये r1 रेजिस्टेंस हो गया बेटा और ये r2 रेजिस्टेंस हो गया। तो r1 अपॉन r2 किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरफ वाले रेजिस्टेंस के, ये L इंटू आर के बराबर हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस L इंटू आर, ये r से r कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 100 माइनस L इंटू कैपिटल R। तो ये अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, जहां पे L बैलेंसिंग लेंथ को डिनोट करता है। L इज बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। और जो R है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, यानी कि नोन रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हम एक नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थ्योरी में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको अभी ये रट भी जाएगा आपको अपने आप। प्रिकॉशंस में सबसे पहले एंड करेक्शन। तो जब आप इसके जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट करते हो, तो उसमें कनेक्शन में हो सकता है कि लेंथ कम या ज्यादा हो जाए थोड़ी सी, तो उसके एंड को करेक्ट करने के लिए हो सकता है कि पूरा 100 सेंटीमीटर ना हो, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर कुछ कम रह जाए या ज्यादा हो जाए, उसके लिए हम इसको बैलेंस करते हैं, इसका एंड करेक्शन करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, आर की 3 डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, values of x are calculated. Values of x are calculated. तो ऐसा नहीं है कि एक बार वैल्यू आ गई उसको करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो हम उसके क्या करेंगे, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम 3 वैल्यूज उसके लेंगे और एंड फिर नाउ x एंड r आर इंटरचेंज, फिर इनको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो r है उसको लेफ्ट गैप में और जो x है उसको राइट गैप में लगा देंगे। एंड नाउ for 3 different values of r, फिर से ऐसा ही करेंगे कि 3 different values of r, x is calculated, तो फिर x को कैलकुलेट करेंगे and we take average of these 6 values, तो इस तरह से हम 6 वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं, तो ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक होते हैं। तो अगर मान लो एक बार इधर ज्यादा हो गया तो बाकी 3 में उधर ज्यादा हो जाएगा, तो वो बैलेंस हो जाता है। और इस तरह से वो जो एंड करेक्शन है, एंड पे जो लेंथ मेजर गलत हुई थी उसका जो रेक्टिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया एंड करेक्शन। हाँ बेटा, एक वो एक्सटेंशन देखो ये जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पे ये इसको करेक्ट किया है ना, और यहाँ पे जो लेंथ है वो पूरा 100 सेंटीमीटर ना होके यहाँ पे कुछ कम रह गए, मान लो 98.5 सेंटीमीटर रह गए। तो यहाँ पे जो है 1.5 सेंटीमीटर का इतना तो नहीं होता है, मतलब 1.5 मिलीमीटर का या 2 मिलीमीटर का सपोज करिए कि एरर आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एक तरफ का रेजिस्टेंस है वो एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो इधर कम हो जाएगा और उधर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 में से माइनस कर रहे हैं। तो अगर 2 मिलीमीटर इधर कम हो गया तो उधर 2 मिलीमीटर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब हम इसको चेंज कर देंगे तो वो जो ज्यादा हुआ था वो बैलेंस हो जाएगा। अब की बार इस तरफ वाला कम हो जाएगा, उस तरफ वाला ज्यादा हो जाएगा, तो x और r दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो एक बार नेगेटिव एरर आएगी, एक बार पॉजिटिव, और वो दोनों कैंसिल होके एरर जो है वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्लियर है? तो एक सिंगल कैलकुलेशन ना करके 3 कैलकुलेशन करते हैं इनको चेंज करके, और इस तरह से जो कैलकुलेशन है उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट है परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करते हैं। टू मिनिमाइज परसेंटेज एरर,
परसेंटेज एरर को किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। पहले इसको सुन लीजिए अच्छी तरह से, फिर लिखिएगा। आपने ये रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला और आपकी बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो आप उस रीडिंग को कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप अपना रेजिस्टेंस जो है वो कम करेंगे। रेजिस्टेंस कम करने से इधर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसके कंपेयर में रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये राइट साइड की तरफ चली जाएगी। फिर से सुनिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो हम इसके रेजिस्टेंस को भी कम कर देंगे, तो उससे जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास हो, यानी कि 40 से 60 के रेंज में हो। तो क्या करते हैं परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए, R इज सिलेक्टेड, R को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो दैट बैलेंसिंग लेंथ should be near 50 सेंटीमीटर मार्क। तो जो 50 सेंटीमीटर का मार्क है उसके नजदीक आ जाए, R को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, तो इससे जो परसेंटेज एरर है वो मिनिमाइज हो जाती है। कैसे मिनिमाइज हो जाती है, सपोज करिए कि आपका जो ये लेंथ है डेल्टा एल वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, और जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। एक तो ये केस है बेटा। दूसरा केस है आपका जो एरर है वो 2 मिलीमीटर है और आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर, तो परसेंटेज एरर किसमें ज्यादा होगा, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये परसेंटेज एरर होता है। तो किस केस में ये ज्यादा होगा, पहले वाले केस में ज्यादा होगा। तो अगर हम ये इसको 50 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं तो ये जो है मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से R को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास है। तीसरा पॉइंट देखिए, जो जॉकी है, जॉकी इज जेंटली फिक्स्ड ऑन मीटर ब्रिज वायर। जो जॉकी है उसको मीटर ब्रिज के ऊपर जेंटली फिक्स करते हैं एंड नॉट रब, और उसको रब नहीं किया जाता है, नॉट रब। ठीक है, रब क्यों नहीं किया जाता है, अदरवाइज uniform area will no longer uniform area will be no longer uniform। तो जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर था वो फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप उसको रब करोगे, उसके ऊपर स्लाइड करोगे तो वो वायर घिस जाएगा, कहीं से मोटा कहीं से पतला वायर हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो हमने R ओम पर सेंटीमीटर लिया था कि भाई हर एक 1 सेंटीमीटर में R ओम का रेजिस्टेंस होगा, वो चीज वायलेट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो जब आप प्रिकॉशंस लिखोगे तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये easiest method है, this is easiest method to find unknown resistance। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं करनी, सिंपल सा फॉर्मूला है और ये बहुत आसान मेथड है। इसका डीमेरिट क्या है, it cannot measure very small resistance। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है बहुत छोटे रेजिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर सकता। क्यों मेजर नहीं कर सकता, कि अगर सपोज करिए कि x स्मॉल है तो R भी छोटा लेना पड़ेगा, R विल बी स्मॉल। तो हम इसके राउंड अबाउट ही लेते हैं कि अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, तो 50 सेंटीमीटर मार्क के तो 1:1 का रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देयरफॉर ये जो x और R का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ x एंड R,
will be very small, और अगर रेजिस्टेंस छोटा हो गया तो करंट ज्यादा हो जाएगी, करंट विल बी हाई। करंट अगर ज्यादा हो गया, करंट हाई हो जाएगी, तो करंट जब इसमें से पास करेगी तो बाय हीटिंग इफेक्ट, देन बाय हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ x विल इंक्रीज, तो x का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये बहुत छोटा होगा तो उसमें करंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगी, तो करंट ज्यादा होने की वजह से उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा हीट की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तो नाइक्रोम का वायर ले लिया, लेकिन ये जो वायर है ये तो किसी कंडक्टर का जो नाइक्रोम नहीं है, अलॉय नहीं है, उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर उसका रेजिस्टेंस काफी कम हुआ तो उसमें हाई करंट जाएगी, तो उसका जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, इस वजह से हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो ये एक इसका डीमेरिट भी है कि ये स्मॉल रेजिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, तो ये मीटर ब्रिज हो गया, इसको नोट करिए।